आज व्याकरण के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं हम अ, पद परिचय। पहले पद शब्द का अर्थ जान लेते हैं। पद जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होकर के अपना एक व्याकरणिक महत्व रखता है और तब वो पद कहलाता है। अब पद शब्द में अंतर जान लेते हैं। शब्द वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है, एक सार्थक समूह है शब्द, है ना। जब कोई वर्ण समूह एक अपना सार्थक अर्थ रखे तो वो शब्द कहलाता है, और वही शब्द जब कोई वाक्य में प्रयोग हो तो वो शब्द न होकर के तब वो पद कहलाता है। उसी पद का परिचय देना, उसका इंट्रोडक्शन देना, वही पद परिचय कहलाता है। अब ये परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, वो जान लेते हैं। सामान्य तौर पर समझते हैं जब किसी व्यक्ति से हम किसी का परिचय जानते हैं, इंट्रोडक्शन मांगते हैं, तो वो क्या इंट्रोडक्शन देता है? अपना नाम, अपना पता, अगर मैं किसी छात्र की बात करता हूँ, कौन सी कक्षा में पढ़ता है इत्यादि, अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना परिचय देता है। इसी तरह से पद का भी परिचय होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, यानी वो उस वाक्य में क्या स्थान रखता है। वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ठीक है, संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा का भेद क्या है, सर्वनाम का क्या भेद है, इत्यादि ये व्याकरणिक बिंदु, इन पर विस्तृत जानकारी देना मतलब पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय के लिए कौन कौन सी चीजों का होना आवश्यक है वो हम आज समझेंगे। पद परिचय जानने के लिए विकारी शब्द, इनकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। विकारी शब्दों में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके अलावा क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक और काल, इन बिंदुओं को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इनकी जानकारी के बिना हम पद परिचय नहीं कर पाएंगे। तो आज संक्षिप्त जानकारी इन्हीं पर लेते हैं। पहले जान लेते हैं संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या किसी नाम का विशेष नाम का बोध कराए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी दिल्ली ये किसी स्थान का बोध कराती है, नरेश किसी व्यक्ति का बोध कराती है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा ये किसी जाति विशेष का बोध कराती है। दोनों में हम अंतर समझते हैं। अगर मैं कहता हूं लड़का, तो लड़का एक जाति का विशेष का बोध कराता है। ठीक है। अगर मैं कहूं लड़के का नाम विशेष, उसका नाम ले लूं दीपक, तो वो व्यक्ति का बोध कराएगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दीपक व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जबकि लड़का जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही मैं कहूं हिमालय, तो हिमालय पर्वत का बोध कराता है, विशेष पर्वत विशेष का बोध कराता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूं पर्वत, तो पर्वत जाति विशेष का बोध कराता है। पर्वत तो पता नहीं कितने पर्वत है, तो जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो व्यक्ति के जिन व्यक्ति के अंदर जैसे भाव होते हैं हमारे, क्रोध, ईमानदारी, गुस्सा, प्यार, प्रेम, ये सारे भाव है। ठीक है। मतलब अगर मैं कहूं जिनको छुआ ना जा सके, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ईमानदारी को हम छू नहीं सकते, प्रेम को हम छू नहीं सकते, ठीक है, क्रोध को छू नहीं सकते हैं, तो ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अंग्रेजी के प्रभाव के कारण इन संज्ञाओं को भी इसमें शामिल करना पड़ा है। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। किसी समूह को बोध कराती है। कक्षा, सेना, ये समूह को बोध कराती है। कक्षा में कुछ छात्रों का समूह है कक्षा, है ना। कुछ छात्र रहते हैं कक्षा में, कुछ छात्र होते हैं, अध्यापक होते हैं, तो कुछ छात्र, कुछ समूह है कक्षा, है ना। और इस तरह से मैं कहूँ सेना, टुकड़ी भी एक समूह है। ठीक है।
सेना की टुकड़ी ने सेना की टुकड़ी मेरठ में रुकी हुई है, तो टुकड़ी भी समूह का बोध कराती है। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु, है ना, द्रव्य के बारे में किसी धातु से संबंधित जो संज्ञा होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, लोहा, ये सारी की सारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है ना। अब हम पुरुष सर्वनाम के बारे में जानते हैं। सर्वनाम जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सर्वनाम, सर्व का मतलब है सभी का नाम, सभी का नाम। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो तो सर्वनाम है, लेकिन अब इनका नाम सर्वनाम क्यों पड़ा, सभी का नाम। अगर मैं कहूं वह जाता है, अब वह शब्द संज्ञा के सभी नामों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। दीपक के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं वह जाता है, महेश के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं वह, रमेश के लिए भी वह, सचिन के लिए भी वह, ठीक है, गीता के लिए भी वह। तो वह सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग हम कर सकते हैं, इसलिए सर्वनाम शब्द है। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, ये भी 6 प्रकार के सर्वनाम बताए हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पहले जान लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा शब्द जो वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के बारे में का बोध कराता है। वक्ता मैं, हम इत्यादि। ठीक है। श्रोता तुम सब, तुम तू, ये सब। ठीक है। और अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, वह, वे इत्यादि, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। इसके भी 3 भेद बताए गए हैं, वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक। निजवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम शब्द जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप, स्वयं इत्यादि। ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वक्ता के समक्ष, नजदीक या किसी दूर की वस्तु का बोध हो। यह छड़ी निश्चित है कि यह छड़ी, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। वह कलम, दूर रखी हुई वस्तु, तो निश्चित है कि हम किसी वस्तु के लिए, निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, यानी जिसका निश्चय न किया जा सके, है ना। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये निश्चय नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा सकता कि दरवाजे पर कौन खड़ा है ना। दाल में कुछ गिरा है, तो कुछ निश्चित नहीं है क्या गिरा हुआ है। तो जिस शब्द से जिस ऐसे निश्चित वस्तु का बोध न हो, कोई अनिश्चय का बोध कराए, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, उदाहरण के तौर पे जो, जैसा इत्यादि। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस तरह से। ठीक है। प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न करने का बोध हो, कब, कौन, कहां, कैसे, क्यों इत्यादि। ठीक। विशेषण भी 4 प्रकार के हैं। विशेषण आप जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। इसके भी 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। पहले जान लेते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप के बारे में जानकारी दे। ठीक है। अच्छा, बुरा, भला, सुंदर, असुंदर, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संख्या का बोध कराए, 4, 5। अब इस उदाहरण के तौर पे 4 छात्र। ठीक है। अब छात्र शब्द संज्ञा है और 4 क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है। तो 4 क्या बता रहा है, संख्या का बोध करा रहा है ना, तो यह हो गया संख्यावाचक विशेषण। और परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब ही माप तौल से है। जो संज्ञा शब्द, जो शब्द माप तौल के बारे में जानकारी दे। ठीक है। माप तौल से संबंधित
मापने तौलने से संबंधित, जैसे उदाहरण के तौर पर 2 किलो, 1 किलो, 2 मीटर, 6 मीटर इत्यादि। ठीक है। अब इन दोनों में संख्यावाचक और परिमाणवाचक में इनका अंतर समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों में अंतर किए बिना संख्यावाचक और परिमाणवाचक को स्पष्ट नहीं समझ सकते हैं। हमने कहा 4 छात्र, ठीक है, और दूसरा हमने कहा 4 किलो। अब दोनों में 4 है, ठीक है, लेकिन संख्यावाचक में क्या होता है, संख्यावाचक में विशेष जो संख्यावाचक विशेषण है इसमें वह गिना जा सकता है, काउंटेबल है ना। 4 छात्र, छात्रों को गिना जा सकता है, ठीक। और जबकि परिमाणवाचक में 4 किलो, किलो को गिना नहीं जा सकता, इसको तौला या मापा जा सकता है। 4 किलो या 4 मीटर, ठीक। तो परिमाणवाचक में मापने या तौलने का जिससे बोध हो वो परिमाणवाचक है, और जिससे संख्या का बोध हो, गिना जा सके जिनको, वो संख्यावाचक है। ठीक है। संख्यावाचक निश्चित और अनिश्चित दोनों है। अगर मैं कहूं कुछ छात्र, ठीक है, और कुछ अनाज, अब दोनों में देखिए कुछ छात्र, तो छात्रों को गिना जा सकता है, तो निश्चित तौर से संख्यावाचक होगा। कुछ अनाज को गिना नहीं जा सकता, तो ये निश्चित तौर पर परिमाणवाचक होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम प्लस एक शब्द बना है, सर्वनाम और एक प्रत्यय से बना हुआ है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले या बाद में है, तब वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे वह छात्र पढ़ने में बहुत तेज है ना। अब वह शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है, लेकिन वो संज्ञा से पहले आ रहा है। जब संज्ञा से पहले आए तो वो सार्वनामिक विशेषण का रूप धारण कर लेता है, तो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं ये कहूं वह लिखता है, तो इसमें वह क्या हो गया, सर्वनाम। ठीक है। लेकिन वह छात्र लिखता है, तो छात्र शब्द संज्ञा है, संज्ञा से पहले वह शब्द जब आया सर्वनाम शब्द, तो विशेषण बन गया, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण समझ में आया। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले जब कोई सर्वनाम शब्द आए या उसके बाद में आए तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, वह, यह इत्यादि। अब समझते हैं हम क्रिया को। ठीक है। विकारी शब्द के अंतर्गत ही चौथा जो बिंदु है वो क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया दो तरह की। सकर्मक, इसके अर्थ से ही स्पष्ट है, स मतलब सहित, कर्मक यानी कर्म सहित। जिस वाक्य में क्रिया, कर्ता, क्रिया के साथ में कर्म भी है वो सकर्मक है। ठीक है। अकर्मक यानी कर्म रहित। जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म ना है वो अकर्मक है। ठीक है। सकर्मक का उदाहरण समझते हैं। छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है, पुस्तक इसमें कर्म है, तो क्रिया के साथ में कर्म भी आ रहा है। अकर्मक में हम देखते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया शब्द संज्ञा है, उड़ती है क्रिया है, आकाश तो कर्म नहीं है, आकाश तो उड़ने का माध्यम है। ठीक है। तो अब सकर्मक और अकर्मक, इस क्रिया की सबसे बड़ी पहचान है क्या शब्द से हम प्रश्न करते हैं। मैंने कहा बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। अब प्रश्न कीजिए आप, बच्चे क्या पढ़ते हैं, उत्तर क्या आएगा, पुस्तक। पुस्तक कर्म है, यानी जब सकर्मक और अकर्मक की पहचान करनी हो तो क्या से प्रश्न करते हैं और उत्तर जो आएगा वो कर्म में आएगा। ठीक है। हमने कहा था चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब ये तो नहीं हो सकता क्या आकाश में उड़ती है, क्या आकाश में उड़ती है, तो उत्तर आएगा चिड़िया। चिड़िया तो संज्ञा शब्द है, करता है, कर्म तो है नहीं, यानी अकर्मक शब्द है, अकर्मक। ठीक है। तो सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक यानी कर्म सहित और अकर्मक यानी कर्म के बिना। ठीक। इसके अलावा क्रिया विशेषण है ना। पद परिचय जानने के लिए इन 4 विकारी शब्दों को तो हमने संक्षिप्त में अभी पढ़ा। इसके अलावा क्रिया विशेषण, ये अविकारी का एक रूप है ना। लिंग, वचन, कारक और काल, इनकी जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है पद परिचय जानने के लिए। अब उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर पद परिचय का। जैसे कि हमने पहले बताया था, पद यानी वाक्य में आने वाले शब्द पद कहलाते हैं। ये तो स्पष्ट है कि वाक्य में आने वाले शब्द
पद कहलाते हैं। उन पद का व्याकरणिक परिचय हम देंगे। उदाहरण के तौर पे रिया पत्र लिखती है, रिया को हमने यहाँ पे रेखांकित किया है। रिया शब्द का, रिया पद का परिचय क्या होगा? तो रिया इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए आप क्रिया से पता लगाते हैं। लिखती तो स्त्रीलिंग होगा, तो रिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। एक प्राणी का बोध कराती है तो एक वचन है और कर्ता कारक है। ये हो गया क्रिया शब्द, रिया शब्द का, रिया पद का परिचय, ठीक है। दूसरा पद यहां पर देख लेते हैं। एक वाक्य हमने लिखा है, राजेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अगर हम राजेश का पद परिचय दें तो राजेश भी क्या है? पुल्लिंग। राजेश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, कर्ता है, एक वचन है, ठीक है। तो राजेश का पद परिचय क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, कर्ता कारक, एक वचन, ठीक है। 10वीं, अगर हम 10वीं का करें, 10वीं को रेखांकित करें और 10वीं का पद परिचय पूछे तो 10वीं का पद परिचय क्या होगा? 10वीं विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाची विशेषण, ठीक है, संख्यावाची विशेषण, ठीक। कक्षा में इसका पद परिचय करें तो समूहवाचक संख्या है, समूहवाचक संज्ञा, सॉरी, समूहवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग और अधिकरण कारक है, में, कारक चिन्ह अधिकरण में, ठीक। अगर कारक की बात करें तो कारक 8 कारक हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण, संप्रदान, अपादान, ठीक है। इनके भी अलग अलग कारक चिन्ह होते हैं। संक्षिप्त में देख लेते हैं। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। कर्म को, कर्ण, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, ठीक है, अधिकरण में पर, संबोधन, ठीक। लिंग आपको पता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। ये इस बोर्ड पर ये सारी जानकारी नहीं आ पाई, इसलिए मैंने इनको संक्षिप्त में लिखा है, ठीक है। लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन और बहुवचन, कारक जैसे आपको बताया, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, ये 8 कारक बताए गए हैं, ठीक है। काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ठीक है। अब यदि पद परिचय को जानने के लिए हमने आज संक्षिप्त में पढ़ा विकारी शब्दों को। विकारी शब्द नहीं, संज्ञा के भेद, संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, इसके भेद, विशेषण, विशेषण के भेद और क्रिया, क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक। इसके अलावा अविकारी शब्द जैसे क्रिया विशेषण, और इसके अलावा लिंग, वचन, कारक और काल, ठीक है। इन सब की विस्तृत जानकारी के लिए अलग से वीडियो, अलग से वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनका अभ्यास किया जाएगा, ठीक है। अब एक दो और उदाहरण दे देते हैं। हमने कहा रमेश धीरे धीरे चलता है, रमेश धीरे धीरे चलता है। अगर हम धीरे धीरे को रेखांकित करें कि धीरे धीरे का पद परिचय दीजिए, तो धीरे धीरे का पद परिचय क्या होगा? जब चलने से पहले आ रहा है तो क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण का हमें भेद पढ़ना होगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये हम क्रिया विशेषण का हमें भेद पढ़ना होगा, ठीक है। वैसे तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगर मैं कहूं रमेश धीरे धीरे चलता है, अब रमेश का पद परिचय दीजिए, रमेश का पद परिचय दीजिए, तो रमेश क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, कर्ता, पुल्लिंग, एक वचन, ठीक है। सीता पत्र लिखती है, सीता का पद परिचय दीजिए, सीता क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक और एक वचन, ठीक है। तो इस तरह से पद परिचय जानने के लिए हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगले वीडियो में पद परिचय के अभ्यास के साथ मिलेंगे। आशा है आपको ये जानकारी
समझ में आई होगी, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।